लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ अप्रैल माह की बात कर रहे थे। अप्रैल माह के 2 भाग आपके पास उपलब्ध हो चुके हैं। अप्रैल के 2 भाग और आने हैं। पूरे माह को हम 4 भागों में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार मई और जून की बात भी की जाए। आज हम चर्चा करेंगे जून माह के पहले सप्ताह की। जून माह के पहले सप्ताह से कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कोरोना की इस महामारी में आप सभी सुरक्षित होंगे। अपना टीकाकरण अवश्य कराएं और जिन्हें जानकारी नहीं है कैसे टीकाकरण किया जाएगा, उन्हें भी टीकाकरण के सरल जो बनाया गया है तरीका, उस तरीके में उनको रजिस्टर करें और उनका टीकाकरण कराएं। जी हाँ, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चलिए इन्हीं सब ख्यालों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। यहां पे एक लाइन लिखी है, देखते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जी हां, आपको भी जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, उन सब में जरा सा भी विचलित नहीं होना है। लक्ष्य एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी विषयों का पूरा कलेक्शन दिया जाएगा। हमारी पूरी टीम आपके बेहतर से बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रही है। तो उसी तरीके से सुरमाओं की तरह आपको जरा सा भी विचलित नहीं होना है। अपने कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ते रहना है और हमको कांटों में राह बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री युवा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? क्वेश्चन है प्रधानमंत्री युवा योजना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है युवा योजना, है ना? तो प्रधानमंत्री युवा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, है ना? चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए साफ साफ क्या लिखा है, 30 वर्ष से कम। ठीक है, 30 वर्ष के कम ऐसे युवा लेखक जिनको शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। ठीक है, यह योजना आजादी के अमृत महोत्सव, आपको पता होना चाहिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत के आजादी के 75 साल पूरे होने पर। आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इसके अंतर्गत 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक 75 उभरते हुए लेखकों का एक चयन किया जाएगा और इस योजना का क्रियान्वयन जो करेगा वो करेगा नेशनल बुक ट्रस्ट। जी हां, नेशनल बुक ट्रस्ट इसका क्रियान्वयन करेगा और ऐसे युवा लेखकों को जो उनको युवा लेखकों द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उनका विमोचन किया जाएगा 12 जनवरी 2022 को। जी हां, 12 जनवरी 2022 को हम युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी 2022 को उनकी पुस्तकों का विमोचन होगा और जो लेखक इसमें चुने जाएंगे, युवा लेखक चुने जाएंगे, उनको 6 माह तक प्रत्येक लेखक को 75,000 रुपए का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। अब यहां बात आती है युवा के फुल फॉर्म की। तो देखिए साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है युवा का फुल फॉर्म, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर युवा का फुल फॉर्म है ना? और मैंने आपको बताया नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इस पूरी योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट क्या है? एक भारतीय प्रकाशन गृह है, एक भारतीय इंडियन प्रकाशन गृह है जिसकी स्थापना 1957 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, है ना? और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोविंद प्रकाश शर्मा, है ना? यहां पे बात आई शिक्षा मंत्रालय की। शिक्षा मंत्री वर्तमान में आपके कौन है? मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ, रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हरिद्वार है। रमेश पोखरियाल निशंक जी का नाम आते ही आपको ध्यान में चाहिए 3 अवार्ड को वर्तमान में हाल ही में मिले। पहला अवार्ड कौन सा था? वातायन अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान, कनाडा साहित्य गौरव सम्मान, अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। ये तीनों सम्मानों से अभी हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री को नवाजा गया, है ना? ये सारे क्वेश्चंस हमने बताया पहली वीडियो में बताया था, आपस में कनेक्ट करते हुए आपको चीजों को चलना है। जितने ज्यादा चीजें आप करंट में कनेक्ट करेंगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उतनी आसानी से चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में चर्चित पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत बच्चों को 18 वर्ष पूर्ण होने पर कितनी राशि की सावधि जमा कराई जाएगी, है ना। पहले तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि पीएम केयर ये क्या है ना, और पीएम केयर के अंतर्गत पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना चलेगी, है ना। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों की निगरानी की जाएगी, ऐसे बच्चों का रखरखाव रखा किया जाएगा, उनकी सारी सुविधाएं देखी जाएंगी जिन्होंने कोविड-19 के तहत कोविड-19 वाले के अंतर्गत अपने माता पिता को या अभिभावक को खो दिया, है ना। ऐसे बच्चों के लिए 18 वर्ष पूर्ण होते ही 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, 10 लाख रुपए तक का सावधि जमा, माफ करिएगा, सावधि जमा कराया जाएगा, है ना। देखते हैं यहाँ पे, देखिए पीएम केयर्स फंड, पहले पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म कुछ आपको पता है, कोरोना की पहली लहर में पीएम केयर फंड बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सारी चीजें कोरोना के दौरान जितने भी खर्चे आ रहे हैं वो सारी चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है। देखिए साफ साफ मैंने लिखा पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है प्राइम मिनिस्टर है ना, मैंने यहाँ लिखा है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसके अंतर्गत जो कि एक स्वास्थ्य आपातकाल एवं अन्य संकट के समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, इसके द्वारा शुरू की गई पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, है ना। और यह योजना उन बच्चों के लिए बताया शुरू किया गया है जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 के कारण खो दिया। ऐसे लोगों का 18 वर्ष की आयु, ऐसे बच्चों का 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर 10 लाख रुपए का एक सावधि जमा कराया जाएगा। इन बच्चों का सरकारी हो या निजी विद्यालय हो, उसमें एडमिशन का पूरा खर्चा पीएम केयर फंड करेगा। और उसके बाद अगर उच्च शिक्षा के लिए इनको ऋण भी चाहिए तो भी उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके ब्याज का पूरा खर्चा पीएम केयर फंड के द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस जानकारी को आपको प्राप्त हो गई। चलिए इसी तरीके के क्वेश्चंस को रिलेट करते करते आपको चीजें बनानी हैं। इसका जो पीएम केयर फंड का जो अध्यक्ष होता है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, फोटो आपका आ गया यहाँ पे, आप इससे पहचानेंगे होंगे, बहुत बार इधर कोरोना के टाइम में इनका चेहरा देखा गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, है ना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को ई सिगरेट, ध्यान से सुनिएगा, ई सिगरेट गर्म तंबाकू के उत्पादों को प्रतिबंध लगाने के लिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर हर्षवर्धन को विशेष महानिदेशक पुरस्कार दिया गया WHO द्वारा, लेकिन क्यों दिया गया, तो दिया गया क्यों, गर्म तंबाकू और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के कारण, ठीक है। आगे हमको यहाँ जानना चाहिए, तंबाकू की बात आई तो हाल ही में वर्ल्ड नो तंबाकू डे हमने मनाया 31 मई को, है ना। और उसकी थीम क्या थी, कमिट टू क्विट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। अच्छा यहाँ पे और एक तथ्य जानकारी आपको याद रखनी चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के द्वारा 149वें सत्र के दौरान कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष रूप में इन्होंने अपना 1 साल पूरा कर चुका, है ना। और वर्तमान में डॉक्टर पैट्रिक अमोड जो कि केन्या के हैं, इनको WHO का कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। चूंकि बात की जा रही है WHO की, तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो भारतीय मूल की हैं, वर्तमान में WHO की उप महानिदेशक हैं। WHO का सबको पता है, स्वास्थ्य स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए WHO के वर्तमान में हेड कौन है, वर्तमान में हेड कौन है WHO की, कमेंट करके जरूर से बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के लिए गर्व का क्वेश्चन है। क्या है, इफ्को द्वारा, क्या लिखा है, इफ्को द्वारा किसानों के लिए दुनिया का पहला, इफ्को द्वारा किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड बनाया गया
पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी पहली खेप किस राज्य को भेजी गई? तो पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में हमने 5 जून को मनाया। 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर इसकी पहली खेप किस राज्य को भेजी गई? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सही आंसर इसका है उत्तर प्रदेश, है ना। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। पहला जो है भेजा गया उत्तर प्रदेश को, और दूसरा भेजा गया अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को, है ना। दूसरा अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने उसको हरी झंडी दिखाई। तो पहला उत्तर प्रदेश को और दूसरा जम्मू कश्मीर को, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा, देखेंगे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये किसानों के लिए दुनिया का पहला, ठीक है, किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है, और इसका पूरा जो श्रेय जाता है आत्मनिर्भर भारत को जाता है ना। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की गई, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि। इसी के विशेष मॉडल के तहत नैनो बायोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात के अंदर इसको विकसित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपके लिए वो ये है, पूरी तरह यह स्वदेशी है ना। इसके प्रयोग से फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ जाएगी, और मिट्टी, पानी, वायु प्रदूषण को कम करने भी इसकी मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे 3 फैक्ट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला फैक्ट आपको ये पता चला, इफको द्वारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड बनाया गया। दूसरा फैक्ट आपको ये पता चला, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात द्वारा इसको बनाया गया। और तीसरा फैक्ट आपको पता चला, कृषि के क्षेत्र में ही काम किया जाएगा यूरिया का। तो इससे देखिए क्या होगा, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय बढ़ेगी। और हमारा एक योजना चल रहा है किसानों की आय दुगनी करने का, जो कि 2022 तक हमको कंप्लीट करना है, उसमें भी फायदा मिलेगा, है ना। इसके बाद बात की जा सकती है इफको के प्रबंध निदेशक की, जो वर्तमान में है, तो कौन है? डॉक्टर उदय शंकर शेट्टी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त हो रही थी, है ना। देखिए कोई भी क्वेश्चन को तोड़ दिया कीजिए, कोई भी क्वेश्चन मिले आपको उसको तोड़ दिया कीजिए, और कितनी भी सारे फैक्ट उसको आप तोड़ के अलग कर सकते हैं, उतने फायदा आपको करेगा, उतनी चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी, उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। और करंट अफेयर का क्वेश्चन सामने आया, 1 से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर 1 से 2 सेकंड में वो सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसको प्रयास करने की और आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीआईआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है पवन मुंजाल, सॉरी गुंजाल यहां लिखा है, यहां पे होगा मुंजाल। ठीक है, पवन मुंजाल। संजीव बजाज, उदय कोटक, टीवी नरेंद्रन। तो इसका सही आंसर आपको सबको पता है, टीवी नरेंद्रन, है ना। इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए सीआईआई क्या है, माफ करिएगा, सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने टीवी नरेंद्रन को वर्ष 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष चुना, है ना। टीवी नरेंद्रन कौन है? तो देखेंगे, टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। टाटा स्टील लिमिटेड जो है उसके सीईओ हैं और प्रबंध निदेशक एमडी, है ना। वर्तमान में ये सीआईआई के अध्यक्ष चुन लिए गए, किस वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए। टीवी नरेंद्रन इससे पहले 2020-21 में सीआईआई के नामित अध्यक्ष भी थे, है ना। तो पहले ये नामित अध्यक्ष थे कब? 2020 और 21 में, और वर्तमान में ये अध्यक्ष हो गए, है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया उदय कोटक का, है ना। कोटक ग्रुप के हैं उदय कोटक जी। उदय कोटक जी का इन्होंने स्थान लिया, इससे पहले सीआईआई के हुए अध्यक्ष थे। अब बात की जाए वर्तमान में नामित अध्यक्ष कौन हो गया? तो वर्तमान में नामित अध्यक्ष हो गए संजीव बजाज। ये कौन है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, है ना। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन बना? तो उपाध्यक्ष बने पवन मुंजाल। ये कौन है? हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आप देखेंगे, ध्यान समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आपके लिए। टीवी नरेंद्रन जो कि टाटा स्टील्स के एमडी हैं और सीईओ हैं, वो वर्तमान में अध्यक्ष चुन लिए गए 2021-22 वर्ष के लिए।
इसके पहले 2020-21 वर्ष के लिए वो नामित अध्यक्ष थे। वर्तमान में नामित अध्यक्ष हो गए वो कौन हो गया, संजीव बजाज जी हो गए, और उपाध्यक्ष हो गए पवन गुंजाल जी। ठीक है, चलिए अब सीआईआई क्या जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, सीआईआई गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व है, जो उद्योग प्रतिबंधित संगठन है, जो उद्योगों को कैसे और ज्यादा प्रतिस्पर्धा में सुगम किया जाए, उनकी प्रतिस्पर्धा, और उद्योगों के जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं उनका एक परिसंघ है जो कि पूरी तरह से गैर सरकारी है और गैर लाभ है, उसमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता किसी को, लेकिन फिर भी एक ग्रुप है, ग्रुप में आप जानते ही हैं कि संघ में शक्ति होती है, तो ग्रुप है जिसके द्वारा तमाम ऐसी परेशानियां जो कि उद्योग क्षेत्र में आती हैं उनको सुगम करने का प्रयास किया जाता है, उनको आसान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, सीआईआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में और 1895 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। 2 जून तो मुझे देख के 2 जून की रोटी याद आ जाती है ना, बहुत व्हाट्सएप और शाहजहां 2 जून की रोटी ली थी और सभी लोगों ने खाया भी होगा 2 जून की रोटी, मैंने भी खाया था, है ना। तो 2 जून की रोटी के बाद चलते हैं विश्व दुग्ध दिवस। तो खाना खाने के बाद रात में दूध पिया कीजिए, दिमाग तेज होता है। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को, है ना जी, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं कमेंट करिए, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो विश्व दुग्ध दिवस की बात हो गई, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दुग्ध के महत्व को और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम जो थी वो थी पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, है ना। पहला विश्व दुग्ध दिवस जो है 2001 में मनाया गया था, 1 जून 2001 को मनाया गया था। भारत की बात की जाए तो भारत में दूध का नाम आते ही आपको अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए श्वेत क्रांति, और भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, और वर्गीस कुरियन जी का ही जन्मदिन था 26 नवंबर को। तब से भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, है ना। होप सो आपको दिमाग में चीजें आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कमेंट करके बताइए 1 जून को और भी कोई एक दिवस था, वो कौन सा दिवस था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। देखिए इसका सही आंसर होगा केरल। केरल का दिमाग आते ही, केरल का क्वेश्चन आते ही आपको दिमाग में किसका चेहरा आ जाता है? पिनराई विजयन जी का। जी हाँ, पिनराई विजयन जी वर्तमान मुख्यमंत्री बन गए फिर से, और किसकी सरकार आई है? एलडीएफ की, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, या फिर इंग्लिश बोलेंगे तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है जी। अच्छा बात करते हैं इसके, तो क्या है केरल सरकार द्वारा ये योजना जो शुरू की गई, इसका मुख्य उद्देश्य था जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं जो होती हैं उनके जो घरेलू श्रम होते हैं उसको कम करना, उनको ज्यादा से ज्यादा नवीनतम टेक्नोलॉजी से, नवीनतम तकनीक से जोड़ना, है ना। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि इसका उद्देश्य, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के बोझ को कम करने तथा उनके रसोई में नवीनतम सुविधाओं को व्यवस्थित करना है, जिसके लिए क्या किया जाएगा? उनको कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और कम ब्याज पर जब ऋण उपलब्ध होगा तो अपनी रसोई में नई तकनीकी उपकरण व्यवस्थित कर सके, है ना। तो महिलाओं को किचन को स्मार्ट बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, केरल का दिमाग में आ गया आपके। भारत का साक्षर राज्य है केरल। ठीक है, कमेंट करके बताइए भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बना? चलिए, सीबीडीटी के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, है ना। आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रमोद चंद्र मोही, जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, अनु जय सिंह और अनुजा सिंह, है ना। तो पहले तो आप मुझे यहां बताएंगे अंतरिम अध्यक्ष क्या होता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए अंतरिम अध्यक्ष क्या होता है। अध्यक्ष तो सबको पता है हेड होगा, अंतरिम अध्यक्ष क्या होता है एक को कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को
सीबीडीटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए अंतरिम अध्यक्ष होता है जो अगले अध्यक्ष के आने तक पद पर रहता है ना। जब तक कोई अगला अध्यक्ष नियुक्त ना कर दिया जाए या फिर उसे स्वयं को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त ना कर दिया जाए तब तक वह अंतरिम अध्यक्ष होता है। मतलब आप एक इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं टेम्परेरी, है ना, लास्ट। अच्छा देखिए सीबीडीटी क्या है, फुल फॉर्म आपके सामने लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा की नियुक्ति की गई। वे किसका स्थान लेंगे, प्रमोद चंद मोही का, है ना। और कब तक इनको दिया गया, 3 महीने की अवधि के लिए या फिर एक नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो जाएगा तब तक इनकी नियुक्ति है। सीबीडीटी में देखिए एक अध्यक्ष हो सकता है और 6 सदस्य हो सकते हैं, है ना। तो वर्तमान में 2 सदस्यों की और नियुक्ति हुई है जिनके नाम है अनुजय सिंह और अनुजा सारंगी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा सीबीडीटी का फुल फॉर्म मैंने बताया, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी क्या है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक भाग है जो क्या करता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष जो कर आते हैं उनकी निविष्टियां करता है, उन पर नियंत्रित करता है। इसके लिए सीबीडीटी का स्थापना किया गया। मैंने साफ साफ देखिए आप लिख भी दिया है कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हो सकते हैं सीबीडीटी के अंतर्गत। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, है ना। सीबीडीटी से क्वेश्चन जरूर पूछता है अगर उसमें चेंजिंग हुई है तो। जी हाँ, एक और नई चीज आ गई, एमबीटेक, है ना। एमबीटेक को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन आपके सामने है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़, आईआईटी दिल्ली। इसका सही आंसर है आईआईटी रोपड़ या फिर इसको बोलते हैं आईआईटी रूपनगर, है ना जी। ये देखिए सामने आपके लगा हुआ है एमबीटेक और यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है 90 दिन, ठीक है। क्यों लिखा हुआ 90 दिन आगे देखते हैं। देखिए एमबीटेक को आईआईटी रोपड़ रूपनगर के शोध केंद्र अवध, बहुत इंपॉर्टेंट है अवध, ठीक है। अवध क्या है, एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, और इसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट। ये 2 चीजें हैं, एक अवध और एक स्क्रैच नेस्ट, ये दोनों आईआईटी रोपड़ से संबंधित हैं। इसके द्वारा ये विकसित किया गया है ना। और दूसरी चीज क्या है, आईओटी, यह भारत का पहला आईओटी उपकरण है। आईओटी का फुल फॉर्म पर जल्दी से बताइए। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या सेंस होता है, कोई भी चीज जब स्वचालित हो जाए उसको नेट से कनेक्ट कर दिया जाए और उसी चीजों को नियंत्रित करके उस चीजों को सही किया जा सके। जैसे मान लीजिए हम एमबीटेक का ही उपयोग करेंगे, तो एमबीटेक जो है इसका मुख्य उपयोग क्या है कि चीजें जो जा रही हैं, जो सड़ने वाली होती हैं, जल्दी सड़ जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं, जिनको उपभोग जल्दी ना किया जाए। इसी के लिए किसान रेल चलाई गई थी, आपको ध्यान में होगा। कंपनी बताइए पहली किसान रेल कब चलाई गई थी और कहां से कहां तक चलाई गई थी, ठीक है। तो एमबीटेक जो है भारत का पहला आईओटी है, इसको नेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये क्या करेगा, तापमान नियंत्रित करेगा, तापमान को रिकॉर्ड करेगा और तापमान रिकॉर्ड करने पे ये बताएगा कि कब तापमान बढ़ रहा है या कब तापमान घट रहा है। और अगर तापमान घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, जो उचित तापमान चाहिए उससे अलग हो रहा होगा, तो चीजें सही की जा सकती हैं, तो चीजें सामान खराब होने से बच सकता है। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपकरण है, भारत का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो कि खाद्य पदार्थ और शरीर के अंग यक्त और जैसे खराब होने वालों को परिवहन के दौरान रियल टाइम वास्तविक समय के तापमान को रिकॉर्ड करेगा कि उस तरह उसका क्या तापमान है। यह एक बार चार्ज करने पे लगभग 90 दिन चलेगा और आसपास के क्षेत्र को लगभग -40 डिग्री से 80 डिग्री तक लगातार रिकॉर्ड कर सकता है। आपको यहां से जानना चाहिए, रूपनगर पंजाब में स्थित है और पंजाब की ये आईआईटी है रोपड़, जिसको एमबीटेक के विकसित करने का श्रेय जाता है। और यहाँ पे 2 नाम और है, अवध और स्क्रैच नेस्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के सतत विकास गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021 के 3वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, है ना जी। पहले मुझे कमेंट करके बताइए नीति आयोग की स्थापना कब की गई और इसकी स्थापना किस संगठन के स्थान पर की गई, जल्दी से कमेंट करिए। नीति आयोग की स्थापना कब की गई और इसकी
स्थापना किस संगठन के स्थान पर, किस संस्था के स्थान पर की गई? जी हाँ, सही आंसर आ रहे हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई योजना आयोग के स्थान पर। भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है आपका नीति आयोग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, आप देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है सतत विकास गोल्स, सतत विकास के क्या संबंधित है? सतत विकास से क्या समझते हैं? सतत विकास से संबंध होता है एक ऐसा विकास जो वर्तमान और भविष्य की चीजों को बीच में व्यवस्थित करके विकास किया जाए। मतलब आज के समय में हम कहां पे हैं और भविष्य में हम किस प्रकार से चलते रहें कि उस गोल को हम प्राप्त कर सकें। लगातार विकास होता रहे ताकि हम कहीं भी किसी भी मापदंड पे पिछड़े ना। ऐसे विकास को कहते हैं सतत विकास, जो लगातार होता है विकास, है ना। तो अगर भविष्य में हमको मेंटेन रखना है नंबर 1 को, तो हमको लगातार उस गोल्स को पूरा करना होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करते रहना होगा। तो उसके लिए हमको लगातार विकास करना होगा और उस विकास को क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे, है ना। तो सतत विकास गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में, जी हाँ, तीसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड। और इसका सही आंसर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम अभी मैंने बताया, आप कमेंट में बताइए केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ना। तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। और मैं आपको बताना चाहूंगा लगातार केरल जो है शीर्ष स्थान पे बना रहा है ना। केरल लगातार शीर्ष स्थान पे बना रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो देखेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। ये अपनी रिपोर्ट एसडीजी इंडिया इंडेक्स होगा, है ना, इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन डिकेड ऑफ एक्शन, एक बड़ा सा नाम है रिपोर्ट का। इसके अंतर्गत 75 स्कोर के साथ, है ना, 75 स्कोर के साथ केरल को शीर्ष स्थान और बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। ठीक है, टोटल भारत की जो रैंकिंग देखी जाए, भारत की संरचना में कितना स्कोर हासिल किया, तो भारत टोटल 66 स्कोर अर्जित किया, है ना। और 75 स्कोर के साथ केरल राज्यों में प्रथम स्थान पे है और बिहार सबसे खराब राज्यों के स्थान पे आया है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर आया है और दमन दीव सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला यूटी बना है। कमेंट करके बताइए भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यहां नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो नीति आयोग में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। मैंने बताया 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। सीईओ इसके अमिताभ कांत जी हैं। इसके पहले सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर थी। और उपाध्यक्ष का नाम आपको शुरुआत ऊपर बताया गया, राजीव कुमार। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद बंगनिया और इसके सीईओ प्रथम सीईओ जो थी वो सिंधुश्री खुल्लर थी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ आपके पास ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत, न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति एनवी रमना, है ना। तो देखेंगे इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, है ना। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया, है ना। डॉक्टर न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत के बारे में भी जानते हैं। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत इसके पहले अंतरिम अध्यक्ष थे एनएचआरसी के। उसके पहले एचएल दत्तू साहब थे, है ना। तो वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया, है ना जी। अच्छा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1939 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा पहले ये नियम था कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन 2019 में एक संशोधन किया गया जिसके बाद एनएचआरसी और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे न्यायालय के न्यायमूर्ति या फिर पूर्व न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है। तो उसी संशोधन के बाद न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया जा सका। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जानने वाली बात क्या है? भारत के पहले एनएचआरसी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को और मुख्यालय हुआ इसका नई दिल्ली। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये देखिए, ये सभी नाम जितने भी दिए हैं और प्रयास किया गया है मोस्टली नारकोटिक्स से रिलेटेड चीजें दी जाए। तो पहला ऑप्शन है कार्नेलिस पी.डी. जोंचिरे, जगतजीव पावडिया, डॉक्टर राजेश धबरे, डॉक्टर राकेश अस्थाना। डॉक्टर राजेश अस्थाना माफ करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा जगत पवाडिया, है ना। जगत पवाडिया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके पहले अध्यक्ष होने से पहले वो पहली भारतीय और दूसरी महिला है, मतलब इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड की अध्यक्ष पद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय है और दूसरी महिला, मतलब दूसरी महिला और पहली भारतीय है। 2016 से ये आईएनसीबी की सदस्य थी और 2016 में उन्हें आईएनसीबी के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, आईएनसीबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंटरनेशनल स्तर पे किए गए हो या राज्य स्तर पे किए गए हो या फिर देश के स्तर पे किए गए हो। ठीक है, ये सभी नियुक्तियां एक अलग पेज पे लिखना आवश्यक है, एक ही जगह लिखना है और उनको रिवाइज करते रहना है ताकि आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर सकें। अब देखिए, अगला पुरस्कार का क्वेश्चन आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान देंगे, मेगन मैकडॉवल, नील मुखर्जी, ओल्गा रावल, डेविड डिवोक, है ना। तो उसका सही आंसर क्या है? डेविड डिवोक। डेविड डिवोक जो फ्रांसीसी लेखक हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डिवोक को और अन्ना मोस्कोवाकिस को एट नाइट, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये बुक का नाम है जिसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया, है ना। अब देखेंगे, डेविड डिवोक के पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी लेखक बने और जो भी इनको पुरस्कार दिया जाएगा, इस पुस्तक का जो भी राशि, नगद राशि कितना दिया जाता है? 51 लाख रुपए और 50,000 पाउंड। अगर इसको पाउंड में आप देखेंगे तो 50,000 और रुपए में देखेंगे तो लगभग 51 लाख रुपए आते हैं। इस पूरे पुरस्कार को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, एक डेविड डिवोक को जाएगा और एक किसको जाएगा? एक जाएगा आपके अन्ना मोस्कोवाकिस को, क्योंकि इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मैंने यहाँ लिखा है, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद अन्ना मोस्कोवाकिस ने द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है? तो दोनों अलग अलग पुरस्कार है। मैं उसको डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया है, मैंने आगे दिखाता हूं आपको। फिर हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे यह पुरस्कार 2005 से शुरू किया गया और पहला पुरस्कार अल्बानिया के इस्माइल कदरी को दिया गया। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं तो देखिए, साफ साफ मैंने लिखा है यहाँ पे, दो भागों में बांटा है दोनों पुरस्कारों को, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार, है ना। तो यह पुरस्कार 2005 से दिया जा रहा है और यह पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है ना। इस पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है, जबकि यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया, मतलब ये अंग्रेजी भाषा में ही लिखा जाता है और ये अंग्रेजी भाषा किसी भाषा में लिखा हो उससे अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को ही दिया जाता है और ये भी यही है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को ये भी दिया जाता है। 2019 तक इस पुस्तक को मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात मुझे नहीं लगता अब रह गई, है ना जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DPIIT। DPIIT के अनुसार भारत में FDI का स्थिर स्रोत कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, मॉरिशस,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएई। तो आपको बताऊं मैं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। भारत में सबसे एफडीआई का जो शीर्ष स्रोत है वो कौन सा देश है? सिंगापुर। और दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? अभी तक दूसरे स्थान पे मॉरिशस हुआ करता था, लेकिन अब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पे आता है आपका मॉरिशस। देखेंगे यहाँ पे डीपीआईआईटी के अनुसार सिंगापुर लगातार 3 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत बना रहा है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय स्थान पे तथा मॉरिशस तीसरे स्थान पे आता है। अब देखिए इन एफडीआई जो होता है, देखिए यहाँ 2 वर्ड आते हैं, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आता है वो किस क्षेत्र में आता है? वो आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में। हार्डवेयर सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। दूसरे स्थान पे जो एफडीआई आता है वो आता है निर्माण के क्षेत्र में, है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। और तीसरे स्थान पे एफडीआई आता है सर्विस सेक्टर यानी सेवा के क्षेत्र में। इस प्रकार से एफडीआई की बातें होगी, किस क्षेत्रों में बांटते हैं, सबसे ज्यादा एफडीआई किसमें है, सबसे कम एफडीआई किसमें है। अच्छा, अगली बात करते हैं तो डीपीआईआईटी की बात करते हैं। तो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म होता है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम डीआईपीपी था, जो कि बदल गया, और यह वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कॉमर्शियल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत आंतरिक व्यापार के संवर्धन, व्यापारियों और उनके कल्याण की जिम्मेदारी विभाग को मिलती है, ताकि वो सुनिश्चित कर सके किस प्रकार ज्यादा कारोबार को सुगम बनाया जा सके। स्टार्टअप शुरू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान चीजों में कारोबारी नया स्टार्टअप शुरू कर सके। देखिए जितने ज्यादा स्टार्टअप शुरू होंगे भारत की इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगी, है ना। तो कारोबारियों को जितने ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, जितनी ज्यादा सुगमता मिलेगी, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, भारत के पास पैसा उतना ज्यादा आएगा। जब भारत के पास पैसा उतना कोष ज्यादा बढ़ेगा तो भारत एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। अब यहाँ पे आपको बताना है ईज डूइंग ऑफ बिजनेस इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। कमेंट करिए, ईज डूइंग ऑफ बिजनेस इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, कौन आंसर करेगा इसका? जल्दी बोलिए, कमेंट में लिखिए। हाँ, सही आंसर है 5 जून। इसका सही आंसर है 5 जून। कमेंट करके बताइए विश्व सागर दिवस कब मनाया जाएगा? विश्व सागर दिवस या महासागर दिवस कब मनाया जाएगा? कमेंट में जरूर लिख के बताइए। अगला इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो साफ लिखा मैंने यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के प्रति प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन नीचे वाली है, जिसको याद करना, ये नहीं याद करना बहुत जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि याद करना बहुत जरूरी, मैं ये कहूंगा इसको भूलना बहुत ही नुकसानदायक है। इसका लाइन क्या है? रीइमेजिंग, रिक्रिएट और रिस्टोर इसका थीम है। इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का थीम है रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। नीचे आपका एक देश है जो पड़ोसी देश से बहुत परेशान करता है, पाकिस्तान। इसका नाम कहां से आ गया? तो भैया याद करना पड़ेगा, करंट अफेयर है, कुछ भी संभव है। पाकिस्तान 2021 विश्व पर्यावरण दिवस के मेजबान के दूसरे देश के रूप में रहा। 2021 का मेजबान देश कौन सा देश रहा? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान, जो भी कह सकते हैं। इसका विषय है इकोसिस्टम और रिस्टोरेशन। जी हाँ, ये किसका विषय है? पाकिस्तान 2021 जो कि मेजबानी किया था पर्यावरण दिवस का। उस पर्यावरण दिवस में इस मेजबान देश का ये विषय था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगर आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई, तो इसकी रखी गई रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। अच्छा, अब यहाँ और क्या आप जान सकते हैं? तो आप जान सकते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, सभी को पता है। वर्तमान में इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और इसके सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ रहा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन अगला आ गया आपका, हमारे भविष्य पे निर्भर करता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? एचडीएफसी बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाने की घोषणा की? जी हाँ, एचडीएफसी बैंक आपका अग्रणी निजी बैंक है। इसने 2025-26, 2030-31, 2027-28, 2031-32, तो इसका सही आंसर होगा 2031-32 तक
एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ऐसी घोषणा की है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। क्या घोषणा की गई देखते हैं। बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है। बैंक हरित बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा पर भी काम कर रहा है। तो हरित बॉन्ड क्या होता है? देखिए, हर बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। मुख्य चीज से समझेंगे तो बॉन्ड वो पत्र होता है जिसके द्वारा पैसे जुटाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे हरित बॉन्ड की बात की जा रही है और एक विशेष कार्य के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। अब यहाँ बात की जा रही है हरित बॉन्ड की। तो हरित बॉन्ड का सेंस होता है जो पैसे जुटाए जाते हैं उनको कैसे कार्य में लगाया जाता है? नवीकरणीय ऊर्जाओं में उपक्रम लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे हरियाली बढ़े, हर एक चीजों की व्यवस्थाओं करने के लिए इस बॉन्ड का उपयोग किया जाए। तो हरित बॉन्ड को स्टार्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अन्य राज्यों अन्य देशों अन्य संस्थानों द्वारा जो टारगेट रखा गया है कार्बन न्यूट्रल होने का। तो देखिए मैंने यहाँ साफ साफ कुछ देशों का जिक्र कर दिया है, इसको आप कॉपी पे सेम टू सेम उतार लेंगे और ध्यान रखेंगे। देखिए, स्वीडन ने कहा कि भाई 2025, स्वीडन ने कहा कि हम 2045 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम ने कहा हम 2050 तक हो जाएंगे। फ्रांस भी 2050 कह रहा है, लेकिन चाइना कह रहा है कि नहीं भाई हमको 2060 तक लगेगा अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करने में। न्यूजीलैंड कहता है कि 2050 तक, डेनमार्क कहता है 2050 तक, हंगरी कहता है 2050 तक, भारत अपनी राय इस पे नहीं रखता है। जापान कहता है 2050 तक, साउथ कोरिया 2050 तक, और भारत का इंडियन रेलवे कह रहा है कि भाई 2030 तक हम प्रयास करेंगे कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएं। और भारत की अग्रणी 2035 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज कहती है कि हम 2035 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्रयास करेंगे, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए, अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया आपको, फोर्ब्स के द्वारा वार्षिक सूची में, अरबपतियों की वार्षिक सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का चौथा स्थान है। कमेंट में करके बताइए चौथा स्थान है। और ये भी बताइए कि इन्होंने हाल ही में एशिया के सबसे अमीर आदमी, वार्षिक सूची की बात मैं कर रहा हूं, वार्षिक सूची में एशिया के सबसे किस अमीर आदमी को पछाड़कर यह स्थान अर्जित किया। आगे बात की जा सकती है एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म के बारे में। तो जी हां, एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसके वर्तमान में सीईओ और एमडी शशिधर जगदीशन। और तो अगर स्थान की बात की जाए तो स्थान आपका स्थापना इसकी हुई थी अगस्त 1994, और इसका मुख्यालय जो स्थित है वो है मुंबई, है ना। तो ये आपको यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल होने की सभी जानकारियां दे दी गई हैं, इसके कॉपी पे नोट कर लीजिए, जरूरी है, आवश्यक है। और ये वर्ष, लक्ष्य वर्ष आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ई गोपाला, कौन सा है? ई गोपाला है किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस हैं, पर्यटन, धर्म, किसान कल्याण और स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा किसान कल्याण, ठीक है। एक वर्ष है जिसका वर्ष है कौन सा? 2022। इसी वर्ष 2022 के लिए ये सारी योजनाएं की जा रही हैं। 2022 में हमको किसानों के लिए आय का दुगना करना है, किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। तो उसी किसानों की दुगना करने की आय के अंतर्गत इस ई गोपाला ऐप को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और उसी ई गोपाला ऐप का क्या हो गया है? एकीकरण हो गया है, ठीक है। उसी ई गोपाला ऐप का एकीकरण हो गया है किसके साथ? उमंग के साथ, है ना। उमंग एक प्लेटफॉर्म है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार संबंधित सभी योजनाएं उपलब्ध होती हैं, उनकी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ई गोपाला ऐप क्या है। तो ई गोपाला ऐप का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइवस्टॉक। इस ऐप के अंतर्गत किसानों को बिचौलियों और से मुक्ति प्रदान की जाएगी। मवेशियों के लिए उत्पादकता, स्वास्थ्य और आहार संबंधित सभी जानकारियां प्रदान की जाएंगी, है ना। देखिए, जब उनके मवेशी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन ज्यादा करेंगे, तो आहार अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो सारी चीजें कनेक्ट होकर क्या होगा? किसान की आय बढ़ेगी। और इस ई गोपाला ऐप को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एकीकृत कर दिया गया उमंग पे। उमंग एक प्लेटफॉर्म है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी, जहां से आप सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। या डिजिटल इंडिया की एक पहल, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
पेट्रोल में 20% एथेनॉल, हाल ही में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? तो मिश्रण वर्ष देखिए ऑप्शन आपके पास है 2025, 2030, 2027, 27 और 2032। तो इसका सही आंसर होगा 2025। पहले ये लक्ष्य जो था 2030 का था, पहले लक्ष्य कब था 2030 का था और वर्तमान में ये 2025 हो गया है। वर्तमान में क्या हो गया 2025 हो गया है। देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया है, जो कि पहले 2030 तक था, है ना। अब एथेनॉल मिश्रित करना है तो एथेनॉल का भी प्रोडक्शन करना होगा। तो एथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए महत्वाकांक्षी E100 योजना का भी शुभारंभ पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया। यहाँ पे केवड़िया लिखा है, प्रधानमंत्री ने केवड़िया को एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर, केवड़िया को क्या एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर के रूप में विकसित करने की चालू परियोजना पे भी चर्चा की, है ना। तो केवड़िया को एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर इनको घोषित करना है, विकसित करना है। बात यहाँ केवड़िया की है, केवड़िया गुजरात में आता है। तुरंत करंट के क्वेश्चन में आपको क्लिक करना चाहिए। अभी हाल ही में सी प्लेन सर्विस गुजरात के केवड़िया से कहां तक शुरू की गई, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हाल ही में केवड़िया से सी प्लेन सर्विस केवड़िया से कहां तक शुरू की गई, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 20% एथेनॉल मिश्रित करने का जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक, और पहले ये 2030 था, अब ये कम कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या कहा अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहां स्थापित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर से आप क्या समझते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर वह योजना है जिसके अंतर्गत सामुद्रिक व्यापार को और सुगम किया जाएगा और आसान किया जाएगा, ताकि भारत और अधिक प्रतिस्पर्धा में संपन्न हो सके, है ना, संपन्न हो सके। देखते हैं इसके बारे में। देखिए इसका आंसर है गुजरात। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने 7 जून 2021 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गिफ्ट सिटी में स्थापित किया। इसका उद्देश्य जो मैंने बताया था आपको, समुद्र नियामक स्थापित करना, जिससे समुद्र क्षेत्र में भारत का अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक आत्मनिर्भर बनने का तथा समुद्र उद्योग से संबंधित सभी हितकारी व्यापार को सुगम रूप से कर सकें, है ना। तो व्यापार को और अधिक सुगम करने का, प्रतिस्पर्धा में भारत को और स्थिति मजबूत करने के लिए क्या स्थापित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। और कहां स्थापित किया गया है? गुजरात में स्थापित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन गुजरात से, तो आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के बताइए गुजरात में भारत का पहला सबसे ऊंचा रोपवे सर्विस कहां से कहां तक शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। जी हां, इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मेगा फूड पार्क क्या होता है। मेगा फूड पार्क क्या होता है? मेगा फूड पार्क एक ऐसा फूड पार्क होता है जिसमें किसानों के प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराता है, ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम, है ना। किसान को उसके उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा दाम मिले और उसकी बर्बादी कम से कम हो और किसानों की आय में वृद्धि हो। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाती है। अभी भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया गुजरात के मेहसाणा जिले में, ठीक है। वर्तमान में जो स्थापित किया गया वो कहां स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। आपको ध्यान रखना चाहिए भारत का पहला मेगा फूड पार्क गुजरात में इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था। देखिए
पूरा प्रयास रहता है आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई जाए, चीजें घुमा फिरा के ना बताई जाए, चीजें आपको आसान भाषा में बताई जाए ताकि वो आपको समझ में आ सके। ऐसे ही आगे भी इस माह की अभी एक वीडियो आया है, आगे अगले हफ्ते के जैसे कंप्लीट होता है आपको अगला वीडियो उपलब्ध किया जाएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए क्या है लक्ष्य अकेडमी की पूरी टीम आपकी सफलता के लिए बहुत ही शिद्दत से कार्य कर रही है ना। तो आपको भी अपनी पूरी शिद्दता इसमें दिखानी होगी। अपने भी लाइक करिए, अपने आने वाले दोस्तों, अपने और पड़ोसियों को बताइए कि लक्ष्य अकेडमी में जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि लक्ष्य अकेडमी का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर विषय पे सारे वीडियोस उपलब्ध होंगे, है ना। तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।